डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्लास 10th का जो फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का टॉपिक हमारा है दैट इज़ ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ के बारे में। और ओम्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। ओम्स लॉ है क्या? तो पहली बात क्या, ओम्स लॉ जो है यहाँ भी वही चीज़ है, जो नाम है लॉ का दैट इज़ ओम। तो ये भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, और साइंटिस्ट का नाम जो है वो क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। क्या है ये? इन्होंने क्या है कि इस लॉ को ऑब्जर्व किया, मतलब रेसिस्टेंस, करेंट, रेसिस्टेंस को भी छोड़ देते हैं, दैट इज़ पोटेंशियल और करेंट के बीच में उन्होंने क्या किया, एक रिलेशन खोजा। ठीक है, एक वायर में अगर करेंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल क्या चेंज होने से करेंट चेंज हो रहा है क्या फॉर अ गिवन रेसिस्टेंस। अगर कोई वायर का रेसिस्टेंस फिक्स्ड है, अगर उसका पोटेंशियल हम लोग चेंज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे तो क्या करंट पे क्या फ़र्क आता है। तो उन्होंने इसी के बीच के एक रिलेशन फाइंड आउट किया, और उसी लॉ को उन्होंने बोला क्या, ओम्स लॉ। तो उनका नाम ही था जॉर्ज साइमन ओम, इसीलिए ओम्स लॉ है नाम। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि एक वायर है जिसमें फिक्स्ड रेजिस्टेंस आर है, उसको कनेक्ट किया गया, यू कैन सी इस तरह से, एक बैटरी से यहाँ पे, और एक एमीटर लगा दिया गया सर्किट में। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, इस तरह से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, और ये बैटरी है। तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम लोग कल डिस्कस कर रखे हैं, आई मीन प्रीवियस पार्ट में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो ये क्या है, स्विच, ये एमीटर, ये बैटरी, और ये रेसिस्टर, रेसिस्टेंस आर है। तो एमीटर हम लोग यहाँ पे जो यूज़ किया गया है ये करंट मेज़र करने के लिए, कि सपोज़ अगर गिवन रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है, पोटेंशियल जैसे जैसे चेंज करेंगे तो करंट जो है कितना मिलता है या कैसे वेरी करता है, एमीटर से पता चलेगा, राइट, करंट का। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वी वोल्ट मीटर यूज़ किया गया है, जो कि पैरेलली कनेक्ट किया जाता है किसी भी डिवाइस में उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, जितना पोटेंशियल यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप जो है इसी रेसिस्टर के अलॉन्ग है। बाकी वायर जो है इस पार्ट के अलॉन्ग भी ड्रॉप होता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए। नाउ अब इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने क्या किया कि पहले जो पोटेंशियल सप्लाई किया वो 1 वोल्ट किया। तो उन्होंने जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई किया तो एमीटर में जो रीडिंग आया वो करंट का आया 0.1 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद जब पोटेंशियल को बढ़ा के 2 वोल्ट किया गया तब रीडिंग चेक किया गया, एमीटर में रीडिंग आया 0.2 एम्पियर। फिर उसी तरह से जब पोटेंशियल जो है 3 वोल्ट अप सप्लाई किया गया तो करंट का रीडिंग आया एमीटर में कितना, 0.3 एम्पियर। और जब 4 वोल्ट सप्लाई किया गया तो 0.4 एम्पियर करंट आया। मतलब जैसे जैसे क्या है, पोटेंशियल इंक्रीज़ किया तो ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। और रेसिस्टर वो फिक्स्ड है, उसको कुछ नहीं चेंज कर रहा है, एक बार स्टार्टिंग में कनेक्ट करके उसको छोड़ दिया गया है, राइट। नाउ अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वोल्ट पोटेंशियल पहले 1 वोल्ट था तो करंट भी 0.1 एम्पियर, जब 2 वोल्ट इंक्रीज़ किया गया तो करंट भी बढ़ गया, फर्दर इंक्रीज़ किया फर्दर बढ़ा करंट, फर्दर पोटेंशियल इंक्रीज़ किया तो फर्दर करंट भी इंक्रीज़ किया। तब उन्होंने क्या किया, V/I का वैल्यू निकाला। V/I का मतलब क्या, वोल्ट अपॉन करंट का, मतलब आई मीन पोटेंशियल बाई करंट का। तो पोटेंशियल 1 वोल्ट था तो 1 अपॉन इसका करस्पॉन्डिंग करंट कितना है, 0.1 एम्पियर। तो ये डिवाइड किया, इन्होंने रेशियो निकाला V/I का करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। तो 1 अपॉन 0.1 किया तो आया 10। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने निकाला तो 2 अपॉन 0.2 किया तो भी 10। फिर 3 अपॉन 0.3 किया तो 10। फिर 4 अपॉन 0.4 किया तो 10। इसका मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियल जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो करेंट भी इंक्रीज़ किया फॉर अ गिवन रेसिस्टेंस। ये अच्छी तरह से याद रखो, गिवन रेसिस्टेंस के लिए मतलब रेसिस्टेंस फिक्स है। और साथ साथ क्या है कि V/I का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड आ रहा है। V/I का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रहा है, राइट। तो उन्होंने इसी ऑब्जर्वेशन को ओम्स लॉ बताया। तो उन्होंने क्या बोला कि ओम्स लॉ के बारे में उन्होंने, मतलब आई मीन इस लॉ को क्या उन्होंने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटालिक वायर, एक वायर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को जो है मैथ्स में पढ़े होंगे, वेरिएशन, राइट, डायरेक्ट वेरिएशन, कि अगर कोई एक क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी के साथ साथ बढ़ता है, सपोज एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ भी वही चीज़ है। तो इसको पढ़ते हम लोग इस तरह से रहेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर है जैसे I अपॉन 1, इधर V अपॉन 1, तो इसका न्यूमरेटर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
मतलब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या आया कि V I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, मतलब करंट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, तो V बढ़ेगा तो करंट बढ़ा। तो उन्होंने बोला कि एक वायर में जो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस V के। कंडीशन क्या है कि इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर, ये सब फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टेम्परेचर बढ़ते घटते रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा, तो ये सभी डाटा फ्लक्चुएट कर जाएगा, तो फिर ये लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो आइडियल कांस्टेंट रहेगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से करंट भी बढ़ता है। तो यही ओम्स लॉ है हमारा। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया कि V जो है, अगर सपोज इस तरह से लिखा हुआ है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो हम तो ये भी तो लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यहाँ पे V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया। यहाँ पे रिलेशन आपने देखा कि जो V अपॉन I जो आया, V अपॉन I का जो वैल्यू आया, ये कॉन्स्टेंट सब है ना, 10 10 10 10 10, तो कॉन्स्टेंट फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे वही कांस्टेंट को बोल दिया गया है R, दैट इज़ नथिंग बट रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। यही R है जो हमने बोला था कि फिक्स्ड रेसिस्टेंस है, यही R है। V अपॉन I जो है वही क्या देता है? R का वैल्यू। तो इन्होंने यही फाइंड आउट किया, तो I को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V इक्वल टू I इंटू R, V इक्वल टू क्या जाएगा? I इंटू R। और यही हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि ओम्स लॉ क्या होता है फॉर्मूला? V इक्वल टू IR, दैट इज़ पोटेंशियल इक्वल टू करेंट इंटू रेसिस्टेंस। तो इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? R इज़ अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। R जो होता है क्या है कि कांस्टेंट होता है किसी भी गिवन मेटालिक वायर का, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। नाउ रेसिस्टेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रेसिस्टेंस क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर का क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है बाय विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट, मतलब किसी वायर में करंट जो जा रहा है, फ्लो जो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको रेसिस्ट करता है, मतलब उसको क्या करता है? विरोध करता है वो। जैसे सपोज यहाँ पे एक वायर था, ये चार्ज इधर से फ्लो कर रहा था, करंट इधर से फ्लो कर रहा था, तो ये चार्ज को फ्लो करता तो है, बट ये डिपेंड करता है कि वायर कैसा है। अगर इस वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कम करंट फ्लो करने देगा, अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, इसी कारण जो होता है शॉर्ट सर्किट और ये सब जो चीज़ें होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ में आएगा कि अगर सपोज़ हम लोग बैटरी से हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? पतले वायर यूज़ करते हैं जिसका कम रेसिस्टेंस हो, सो दैट कि ईजिली करंट फ्लो कर जाए, चार्ज फ्लो कर जाए, राइट। उसमें ज़्यादा डिसिपेशन नहीं होता है हीट का। तो अभी वो लोग उस सब चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हम लोग को ये समझना है कि रेसिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या करता है? फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट करता है। और ऐसा यूनिट क्या हो जाता है रेसिस्टेंस का? तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या है? V अपॉन I है। तो V का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो इसको वोल्ट पर एम्पियर भी बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है ओम। तो इसका मतलब रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? ओम है। तो इस तरह से सिंबल होता है जिसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। ओमेगा शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ओम। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया किसका? रेसिस्टेंस का। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस का। तो R इक्वल टू V। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास क्या था? ओम्स लॉ V इक्वल टू IR था। तो रेसिस्टेंस का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो R इक्वल टू क्या करेंगे? ये I इधर डिवाइड हो जाएगा तो V अपॉन I। तो ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। तो अब यहाँ पे उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये डाटा का, उन्होंने क्या किया? V और I का ग्राफ ड्रॉ किया, पोटेंशियल और करेंट का। तो पोटेंशियल और करंट का ग्राफ ड्रॉ किया, तो यहाँ पे देख सकते हो, फिर से प्लॉट यहाँ पे है, वाई एक्सिस पे V रखा गया और एक्स एक्सिस पे I रखा गया। हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ भी तुम पुट कर सकते हो, यहाँ I भी ले सकते हो, यहाँ V भी पुट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि सपोज जब पोटेंशियल था 1 वोल्ट, तो पोटेंशियल जब 1 वोल्ट था तो करंट कितना था? 0.1। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट याद आएगा, पॉइंट प्लॉट किया गया है कोरस्पॉन्डिंग, जैसे कि 2 0.2, तो 2 0.2 का इस तरह से जाएगा, फिर 3 और 0.3, तो 3 यहाँ पे, 0.3 तो यहाँ पे आएगा। आई होप ये क्लास 9th में आप लोग जो है ग्राफ प्लॉटिंग और ग्राफ ड्रॉ करना सीखे होगे तुम लोग। फिर 4 वोल्ट और 0.4 तो यहाँ पे जाएगा। उसके बाद क्या है? इसको ड्रॉ कर दिया गया, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? लीनियर ग्राफ है। ये क्या है? लीनियर ग्राफ है। ठीक है, ये लीनियर ग्राफ है। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बनता है, इसका मतलब क्या? वो प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे वही है कि V और I का ग्राफ, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द ग्राफ ऑफ V एंड I, VI ग्राफ इज़ लीनियर कर्व्ड, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कि ओम्स लॉ में जो VI ग्राफ होता है, VI ग्राफ, वो कैसा होता है? लीनियर होता है या स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर। तो यही चीज़ यहाँ पे ड्रॉ किया गया। ठीक है।
हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे है, ग्राफ सोज दैट द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, और वी आई का ग्राफ जो है ऑरिजिन से पास करता है, ठीक है, ये ऑरिजिन से पास करता है। मतलब ऑरिजिन का मतलब क्या है, इसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है कि सपोज अगर करंट जो है, करंट यहाँ पे जीरो है तो पोटेंशियल कितना है, जीरो, या फिर ऐसे पोटेंशियल जीरो है तो करंट जीरो। मतलब अगर पोटेंशियल ही सप्लाई नहीं किया जाएगा, अगर यहाँ पे पोटेंशियल सप्लाई नहीं किया जाएगा तो करंट इसमें क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है कि ग्राफ जो है ऑरिजिन से पास करता है, मतलब नो पोटेंशियल तो नो करंट। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, जैसे ओम्स लॉ भी डिस्कस किए थे कि ओम्स लॉ जो था गिवन रेसिस्टेंस के लिए कि रेसिस्टेंस दिया रहेगा, तो वहाँ पे क्या है कि रेसिस्टेंस ऐसा थोड़ी नहीं कि फिक्स रहेगा हमेशा किसी मटेरियल का, नहीं, वो डिपेंड करता है कुछ कुछ फैक्टर्स पे। तो पहला है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, मतलब कि अगर एक वायर का लेंथ बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सपोज अगर मान लो कि ये वायर था, इसका लेंथ सपोज 1 मीटर था और रेसिस्टेंस सपोज 5 ओम था। अब क्या किए, ये 1 ओम पहले से था, 1 मीटर जो लेंथ था वो था ही, फिर सेम तरह का मटेरियल हम लोग 1 मीटर का और ऐड कर दिए। 1 मीटर पहले था, 1 मीटर और ला दिए, सेम मटेरियल और ऐड कर दिए एंड टू एंड, तब ये 2 मीटर का हो गया। तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। पहले इसका 5 था, अब ये 5 तो 10 ओम। मतलब लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस क्या है, लेंथ पे डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंडेंट होता है। ये सब क्या एक्सपेरिमेंटली इसको चेक किया गया, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया है, ऐसा नहीं कि इसको हम कर रहे हैं, ये पहले एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। फिजिक्स जो है पहले एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, इसको ये प्रूव किया गया कि मतलब पहले वायर 1 मीटर का लिया गया तो उसका रेजिस्टेंस मेजर किया गया, फिर दूसरा वायर लिया गया जिसमें उसका लेंथ बढ़ा के लिया गया, पहले वो 1 मीटर था तब 2 मीटर लिया गया, तो रेजिस्टेंस चेक किया गया तो वो भी बढ़ गया। तो इसका मतलब कि लेंथ के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर किस पे है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज अगर ये वायर है तो इस तरह से वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज पहले 10 मीटर स्क्वायर था। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या, इस तरह से साइड वाला जो होता है, अगर तुम लोग वायर को ठीक से देखो, मोटा वायर को, तो साइड से देखोगे इस तरह से तो ये सर्कुलर की तरह नजर आएगा, ठीक है, सर्कुलर। तो इसका 10 मीटर स्क्वायर का सर्कुलर है। अगर सपोज हम वायर को इससे पतला लेते हैं, सोच लें, तो इसका एरिया कम जाएगा ना, 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सपोज पहले 10 मीटर स्क्वायर था तो इससे छोटा है, तो मतलब एरिया 5 मीटर स्क्वायर। तो अगर सपोज इसका पहले 20 ओम था तो इसका मतलब कि अगर सेम लेंथ का अभी दोनों है, ये भी और ये भी 1 मीटर का है, लेकिन एरिया कम है नीचे वाला का, इसका मतलब कि इसका रेजिस्टेंस इससे भी कम होगा। तो ये 20 है तो सपोज ये 10 हो जाएगा, मतलब उससे कम ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि उल्टा हो रहा है कि एरिया बढ़ेगा, जैसे इसमें क्या था, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें उल्टा है। क्रॉस सेक्शनल में क्या है, क्रॉस सेक्शनल बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, कुछ इस तरह से ऐसे समझो, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल घटेगा तो एरिया रेसिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। वो हम लोग आएंगे, डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है, बस अभी याद रखो कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो एक लेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एक है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड ऑल्सो टेम्परेचर। मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल, जैसे कि मान लो कि एक वायर है ये, और एक बड़ा सा वुड ले लिए, ये है वायर और ये है WIRE वुड है, और ये वायर है और ये वुड है, वायर और वुड है। तो इसका और इसका देखा जाए तो किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा, वुड में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये नेचर पे डिपेंड कर रहा है मटेरियल का। तो ये 3 फैक्टर, और ये 4th फैक्टर क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन में अगर आता है, और ये आता भी है कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या है, प्रिसाइज मेजरमेंट शोज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मेजरमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ पे। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इस तरह से लिखते हैं, क्रॉस सेक्शनल टू एरिया। तो इसको दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, लेंथ अपॉन एरिया हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम लोग इक्वल साइन लगाते हैं,
जैसे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज़ यहाँ पे रोहो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रोहो L बाई A, और इस रोहो को बोलते हैं क्या, रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, उसका बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो ये हो गया रेसिस्टेंस इक्वल टू रोहो L बाई A। नाउ अभी क्वेश्चन था कि सर आप एक फोर्थ जो था टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे रेजिस्टेंस वैरी करता है, तो इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या है, हाँ अगर यहाँ पे क्या है कि सपोज़ हमारे पास ये कंडक्टर है, तो इसमें क्या होगा, अगर सपोज़ करंट फ्लो कर रहा था पहले इस तरह से, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, हीट देंगे, इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें क्या होगा, एनर्जी आ जाएगा, तो वो क्या होगा, रैंडम इस तरह से मूव करने लगेगा, क्या करेगा, इधर उधर मूव करने लगेगा, ठीक है, इधर उधर मूव करेगा। तो इससे क्या होगा, इसको तो एक पोटेंशियल डिफरेंस मिला हुआ था, लेकिन अब क्या होगा, वो हीटिंग के कारण क्या होता है, थोड़ा डायरेक्शन डेविएट करेगा, पूरा डेविएट नहीं करेगा लेकिन डायरेक्शन डेविएट करेगा। तो डेविएट करने से कारण क्या होता है, इसका रेसिस्टेंस बढ़ने लगता है, मतलब उसको फ्लो जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा पाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में ठीक से फ्लो नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट ठीक से सप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह समझना है कि रेसिस्टेंस क्या होगा, इफेक्ट हो जाता है किससे, टेम्परेचर के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से। तो जितना ज़्यादा करंट हम लोग देंगे उतना ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर, तो उससे रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ अब जो है हम लोग, तो हमारे पास एक इक्वेशन आया इस तरह से, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आया R इक्वल टू रोहो L बाई A। तो रेसिस्टेंस का दो फार्मूला आ गया, एक R इज इक्वल टू V बाई I था, दैट इज़ ओम्स लॉ, तो ये डाटा के अनुसार हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पे है रेसिस्टेंस R इक्वल टू रोहो L बाई A, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोहो है दैट इज़ कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो रेसिस्टिविटी जो है ये क्या होता है, ये फिक्स होता है, किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी रोहो जो होता है वो फिक्स होता है, वो क्या होता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से है, मेटल है फिर या सेमी कंडक्टर है या नॉन मेटल है, इस तरह से उसके अकॉर्डिंगली क्या है, रेसिस्टिविटी जो होता है फिक्स होता है। लेकिन रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ, एरिया और नेचर साथ साथ आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी जो है वो फिक्स होता है। इसीलिए रेसिस्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रोहो L बाई A। तो अगर रेसिस्टिविटी रोहो का निकाला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, RA बाई L, इसको इधर चेंज कर दो, ठीक है। नाउ अब हम रेसिस्टिविटी का यूनिट लिखते हैं, तो रेसिस्टेंस का कितना था, ओम था, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम, ऐसा यूनिट ओम था। देखो बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी आ गया जिसका आपको यूनिट लिखना होगा, अगर सपोज नहीं आता है तो क्या करो, फार्मूला याद करो और फार्मूला से जो जो टर्म है उसका यूनिट लिख दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेसिस्टेंस क्या हो गया, ओम, इसका अगर रेसिस्टिविटी का अगर यूनिट निकाले ऐसा यूनिट, तो ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस का, इंटू एरिया है मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का मीटर, तो ये कट जाएगा एक तो क्या बच जाएगा, ओम मीटर बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, राइट, क्या हो जाएगा, ओम मीटर। नाउ अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ नोट, एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ ओम मीटर एंड 10⁻⁶ ओम मीटर। मतलब मीटर और जो एलॉय होता है, एलॉय तो पता होगा मिक्स, हम लोग जब दो या दो से अधिक मेटल्स को क्या करते हैं, मिक्स करके बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं एलॉय। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल्स और एलॉय, तो मेटल का जो है रेसिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। देखो 10⁻⁸ है, कितना कम है, इसीलिए तो रेसिस्टिविटी कम है, इसीलिए तो इसमें क्या होता है, करंट इजीली फ्लो करता है मेटल में। और एलॉय का जो रेंज है रेसिस्टिविटी का कितना है, 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁸ ओम मीटर मेटल्स का और 10⁻⁶ एलॉय का। मतलब समझो कि यही दोनों के रेंज में मेटल्स और एलॉय का वेरी करता रहता है, 10⁻⁸ से लेकर टू 10⁻�6। ये नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि एलॉय का ही है, सिर्फ मेटल का है, मतलब इस रेंज में 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर, इस रेंज में क्या होता है, रेसिस्टिविटी का वैल्यू होता है। उसके बाद इंसुलेटर जैसे कि रबर हो गया, ग्लास हो गया, इस सब का जो रेसिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो कितना है, 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर। मतलब देखो 10⁻12 है, ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका रेसिस्टिविटी इतना ज़्यादा है कि ये इतना ज़्यादा
प्रोवाइड करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने नहीं देता है। इसीलिए जनरली क्या करता है, वुड समय जो है वो सब क्या होता है, प्लास्टिक हो गया, इस समय क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, चार्ज फ्लो नहीं करता है, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी क्या बहुत ज़्यादा है ना। अब क्या है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी वैरीज विथ टेम्परेचर। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होता है, टेम्परेचर वैरी करता है। और मेटालिक कंडक्टर्स रेसिस्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब क्या है कि टेम्परेचर क्या होगा, जैसे हम लोग बढ़ाएंगे टेम्परेचर, जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, रेसिस्टिविटी इंक्रीज़ करेगा।